हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और जैसा कि कल हमने आपसे वादा किया था कि हम आज से जो MTS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी जो MTS के एग्ज़ाम में जीके से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल हम वैसा ही करने वाले हैं आज की क्लास में। और अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे SSC CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी जो SSC CHSL 2021 में एग्ज़ाम हुआ है 36 शिफ्ट में, उनके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। और इसमें हम 10 सेट कंप्लीट कर चुके थे और बाकी आगे इन्हें हम कंटिन्यू करेंगे बाद में, जैसे ही SSC CHSL से एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है। और अभी क्योंकि MTS के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं जल्दी, इसलिए हमने सोचा सबसे पहले हम MTS के भी कुछ सेट कंप्लीट कर लें, यानी एग्ज़ाम शुरू होने तक 10 to 12 सेट हम इसके कंप्लीट कर लें, क्योंकि आज है 26 सितंबर और जो MTS के एग्ज़ाम हैं वो आपके चलने वाले हैं 5 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। 5 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आपके MTS के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो 5 अक्टूबर तक हम जो लगभग 10 सेट कंप्लीट कर लेंगे MTS के, और आगे भी हम करते रहेंगे, क्योंकि जिनके बाद में एग्ज़ाम्स हैं वो भी इन्हें देख सकते हैं। और वैसे भी जो भी आप CHSL में आपने जो क्वेश्चन पढ़े होंगे, जो हम अभी तक 10 सेट कंप्लीट किए हैं, वो भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग हो, ये कुछ अलग हो, क्योंकि जो SSC CGL है, CHSL है, MTS है, इन सभी में जो GK है, जनरल नॉलेज है, वो हमेशा सेम ही रहता है, सेम टॉपिक्स होते हैं। और बट जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा सा आपको उनमें डिफरेंस मिलेगा, और वो भी ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए वही क्वेश्चन है जो आपस में रिपीट होते रहते हैं, इसलिए वो क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे हम देख लेते हैं MTS में किस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और देखते हैं सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन, जो कि है बायोलॉजी से रिलेटेड। तो फ्लोएम पौधों में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो देखिए, पौधों में जाइलम और फ्लोएम दो ऊतक पाए जाते हैं, पादप ऊतक जिन्हें हम कहते हैं। तो फ्लोएम का कार्य क्या होता है? फ्लोएम पौधों में किस प्रकार के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये हम सभी को पता है, फ्लोएम खाद्य पदार्थ के लिए जिम्मेदार होता है, यानी पौधों में खाद्य पदार्थ पहुँचाने का कार्य किसका होता है? फ्लोएम का होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड पौधे को वायुमंडल से ही प्राप्त हो जाती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। बाकी अगर हम बात करें जल और खनिज पदार्थ, ये पहुंचाने का जो कार्य करता है, ये करता है आपका जाइलम ऊतक। तो जाइलम ऊतक पौधों में पानी और खनिज पदार्थ का संवहन करता है, परिवहन करता है। और खाद्य पदार्थ किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? वो फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो आप जा से जल और जा से ही जाइलम, इस प्रकार से ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो वो करता है जाइलम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से, निम्न में से किसे वैध मुद्रा नहीं माना जाता है? यानी 4 ऑप्शन आपको दिए हुए, इनमें आपको बताना है किसे वैध मुद्रा नहीं माना जाता है। देखिए, आप देख सकते हैं ये CHSL से, वैसे तो ये CHSL के नीचे का एग्ज़ाम है, यानी सबसे पहले CGL, फिर CHSL, फिर MTS आता है। लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल है वो आप देख सकते हैं कि कभी कभी कोई क्वेश्चन इसमें भी हाई लेवल का आपसे पूछ लिया जाता है। तो निम्न में से किसे वैध मुद्रा नहीं माना जाता है? यहाँ पर है डिमांड ड्राफ्ट, मुद्रा और सिक्का और सोना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सोना। सोना को वैध मुद्रा नहीं माना जाता है, बाकी जो भी ऑप्शन दिए हुए सभी को एक वैध मुद्रा माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापत्य की शैली नहीं है? तो 4 आपको शैली दी गई हैं, और इनमें आपको बताना है कौन सी मंदिर स्थापत्य की शैली नहीं है। वैसे ये जो चारों आप देख रहे हैं, चारों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हमारे देश में, भारत में बनी हुई हैं, बट आपको बताना है कौन सी मंदिर स्थापत्य की शैली नहीं है। देखिए, मंदिर स्थापत्य की जो शैलियाँ हैं उनमें नागर शैली जो उत्तर भारत में फेमस है, द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत के मंदिरों में आपको देखने को मिलेगी, यानी दक्षिण भारत में फेमस है। उसके अलावा बेसर शैली, दोनों का मिक्स रूप है, नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिक्स रूप है बेसर शैली। उसके अलावा इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गॉथिक शैली, यानी ये अंग्रेजों की समय की एक शैली है, विक्टोरियन गॉथिक शैली और आर्ट डेको शैली। तो इससे रिलेटेड भी जो भी इमारतें हैं बनी हुई हैं वो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल हैं, बट ये मंदिर स्थापत्य की शैली नहीं है जो गॉथिक शैली है। बाकी ये तीनों मंदिर स्थापत्य की ही शैली हैं, और इनसे रिलेटेड एक डिटेल में वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करेंगे, वहाँ पर आ रहा होगा मंदिर स्थापत्य की
यानी प्रमुख जो मंदिर स्थापत्य की शैलियाँ हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली, ये क्या होती हैं, इनके बारे में हमने डिटेल में उस वीडियो में बताया है। और ये हमारे चैनल का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला वीडियो भी है, मंदिर निर्माण की शैलियाँ। तो आप उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें। अभी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है जियोग्राफी से रिलेटेड, जलोढ़ मृदा, जो कि सॉइल का एक प्रकार है, मृदा का एक प्रकार है। जलोढ़ मृदाएं भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग में फैली हुई हैं? तो ये भी अपने आप में एक टिपिकल क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि जब हमसे परसेंटेज पूछ लिया जाता है तो ये हमारे लिए थोड़ा सा टफ होता है बता पाना। तो देखिए जलोढ़ मृदा के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए जलोढ़ मृदा जो होती है ये सबसे उपजाऊ मृदा होती है, यानी जो गंगा वाला क्षेत्र है, गंगा का जो बेसिन क्षेत्र है, वहाँ पर इस प्रकार की मृदा पाई जाती है और सबसे ज़्यादा उपजाऊ इसे माना जाता है। और ये कुल भारत का कुल 40% एरिया जलोढ़ मृदा के ऑक्सीजन कवर किया जाता है। तो इसका आपको आंसर याद रखना है, 40% लगभग भाग में फैली हुई है। इसका परसेंटेज बदल भी सकता है, आपने देखा होगा, बट जो ऑप्शन के हिसाब से हमको यहाँ पर चलना होगा, तो इसलिए ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर 40% आंसर सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है केमिस्ट्री से रिलेटेड, निम्न में से कौन सी एक उपधातु नहीं है? देखिए 4 यहाँ पर दिए हुए हैं, जिनमें आपको बताना है कौन सी 3 उपधातु हैं और एक नहीं है। देखिए बोरान ये उपधातु है, उसके अलावा जो आर्सेनिक है ये भी उपधातु है, जो सिलिकॉन है ये भी उपधातु है, बट जो कार्बन है ये उपधातु नहीं है, ये एक तत्व है, कार्बन एक तत्व है। उसके अलावा यही एक ऐसा ऑप्शन इसमें जो उपधातु नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया है? तो कौन सा शहर है जिसे सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया है? तो सिटी ऑफ म्यूजिक यहाँ पर होगा वाराणसी। तो वाराणसी शहर को यूनेस्को ने सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया है। तो ये हमारा एक करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाता है, साथ ही साथ आपको इसको हमेशा याद रखना होगा। उसके अलावा जयपुर भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है, जो कि यूनेस्को के द्वारा ही घोषित की जाती है। और जयपुर को ही पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और ये शहर, इसके अलावा अहमदाबाद, ये दोनों शहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हैं। उसके अलावा दिल्ली और मुंबई के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है कौन से मानव अंग के क्षतिग्रस्त हो जाने या काम ना करने की स्थिति में रोगी को डायलिसिस की सलाह दी जाती है? तो देखिए डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो की जाती है जब मनुष्य का, यानी मानव का जो गुर्दा है, जिसे हम इंग्लिश में किडनी भी कहते हैं या साइंस की भाषा में जिसे हम वृक्क कहते हैं, वो जब किडनी क्षतिग्रस्त हो जाती है, किडनी काम नहीं करती, तब रोगी को डायलिसिस की सलाह दी जाती है, यानी हॉस्पिटल में उस रोगी का डायलिसिस प्रक्रिया की जाती है। ये क्या होती है प्रक्रिया? तो इसमें क्या होता है कि जो किडनी का वर्क है ये बाहर किया जाता है, हम ये कह लें सिंपल भाषा में, क्योंकि इसमें आपका जो रक्त है वो यहाँ से लिया जाता है, उसके बाद उसको एक मशीन की सहायता से प्योरीफाई करके पुनः शरीर में डाला जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं डायलिसिस। एक प्रकार से किडनी का जो वर्क होता है, रक्त को छानना, ये वर्क होता है, रक्त को प्योरीफाई करना किडनी का वर्क होता है। और उसी वर्क को जब बाहर किया जाता है तो उस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है निम्न में से कार्बन के किस प्रकार्यात्मक समूह में ऑक्सीजन नहीं होती? तो देखिए केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, और आपको अगर केमिस्ट्री के बारे में बेसिक भी पता नहीं है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, इसलिए आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से इन चीज़ों को पढ़ते हुए चलना है। तो कार्बन के किस प्रक्रियात्मक समूह में ऑक्सीजन नहीं होती? तो देखिए कई सारे समूह हैं, पहले हम इनका अगर देखिए ये होता है C2H5OH एल्कोहल, अगर हम बात करें एल्कोहल समूह तो इसमें तो ऑक्सीजन आपको मिलेगी। और इसके अलावा एल्डिहाइड, तो एसिड एल्डिहाइड आप देखते हैं CH3COOH, जो एस्टिक अम्ल होता है हमारा, उसका सूत्र क्या होता है? CH3COOH, यानी अगर इस ग्रुप का, एल्डिहाइड ग्रुप का कोई भी तत्व होगा तो उसमें ऑक्सीजन जरूर होगा। उसके अलावा कीटोन की अगर हम बात करें तो R2C डबल बॉन्ड O, ये साइन होता है कीटोन समूह का, और इसमें भी आपको ऑक्सीजन मिल रही है। अब यहाँ पर केवल और केवल एक बचा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तत्व कौन से होते हैं? क्लोरीन हो गया, आपका ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सभी हाइड्रोजन तत्व है और यहीं पर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और ये होते हैं समूह 17 के तत्व जिन्हें हम हाइड्रोजन कहते हैं। इनमें आता है आपका क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, और बाकी जो भी दिए हुए हैं एल्कोहल
से जो बनने वाले यौगिक हैं आप देखते हैं एल्कोहल समूह से बनता है एथिल एल्कोहल, उसके बाद CH3OH आपका बनता है जो मेथिल एल्कोहल है। ये सभी में आपको ऑक्सीजन मिलेगी। एल्डिहाइड ग्रुप जैसे एस्टिक अम्ल है या इन सभी में भी आपको जो ऑक्सीजन है वो मिलेगी। कीटोन में भी आपको ऑक्सीजन मिलेगी बट हैलोजन में आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। बढ़ते हैं आगे। फिर एक जियोग्राफी के क्वेश्चन के बारे में, समुद्रों और महासागरों जैसे दो बड़े जलाशयों को जोड़ने वाले पानी के एक संकीर्ण मार्ग को क्या कहा जाता है। देखिए डिफिनीशन टाइप में भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं और अभी आपने देखा होगा कुछ ही क्लासेस पहले हमने आपको बताया था, वहाँ पर एक स्टेट के बारे में पूछा गया था, पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों को जोड़ता है। तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि जलडमरू मध्य या जिसे हम स्ट्रेट भी कहते हैं होता क्या है। तो वहाँ पर हमने आपको डिफिनेशन बताई थी और उसी डिफिनेशन से ये देखिए क्वेश्चन बनकर आपसे पूछ लिया गया। तो इसका सही आंसर होगा जलडमरू मध्य। जलडमरू मध्य इसका सही आंसर होगा, जिसे हम स्ट्रेट कहते हैं, जो समुद्र और महासागरों जैसे दो बड़े जलाशयों को जोड़ता है। और संकीर्ण मार्ग जैसे ये स्थल है, ये स्थल है, इधर समुद्र है और ये जो संकीर्ण मार्ग होता है इसे ही हम जलडमरू मध्य या स्ट्रेट कहते हैं। और स्थल डमरू मध्य का कोई सेंस बनता नहीं। उसके अलावा बात करें अगर हम लैगून, तो लैगून लेक्स आपने सुना होगा नाम। तो लैगून लेक्स क्या होती हैं, यानी जो एक बड़े जल के स्रोत से, यानी हम कह समुद्र से जब कुछ जल आकर एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पर एक झील का निर्माण होता है, उसे हम लैगून लेक कहते हैं। यानी एक बड़ी वाटर बॉडी से जल का एक छोटी जगह में इकट्ठा हो जाना। उसके अलावा खाड़ी की अगर हम बात करें तो तीन ओर से स्थल से और एक ओर से जल से घिरी होने वाली उस स्थिति को हम खाड़ी कहते हैं। जैसे आप देखेंगे भारत के आसपास कौन सी है, बे ऑफ बंगाल, यानी जो बंगाल की खाड़ी है आप देख सकते हैं तीन तरफ से स्थल से घिरी हुई है और एक तरफ से वो जुड़ी हुई है हिंद महासागर से। तो इसीलिए खाड़ी क्या होती है, तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ भाग और एक तरफ से जल से घिरा हुआ भाग ही खाड़ी कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, शत्रु से अप्रत्यक्ष मुकाबले की स्थिति में प्रदान किए जाने वाला वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो देखिए कई सारे, यानी कुल मिलाकर 6 बड़े वीरता पुरस्कार होते हैं, जिनमें 3 दिए जाते हैं युद्ध के समय और 3 दिए जाते हैं शांति के समय, यानी वो भी वीरता के लिए होते हैं बट वो अप्रत्यक्ष मुकाबले की स्थिति में होते हैं। अगर यहीं पर प्रत्यक्ष होता तो इसका जो आंसर है वो परमवीर चक्र यहाँ पर सही होता, बट यहाँ पर दिया हुआ है शत्रु से अप्रत्यक्ष मुकाबले की स्थिति में प्रदान किया जाने वाला वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो इसलिए यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शौर्य चक्र। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो परमवीर चक्र है या जो महावीर चक्र है, वीर चक्र है, ये सभी वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, यानी वार टाइम दिए जाने वाले अवार्ड हैं। सबसे बड़ा जो वीरता का पुरस्कार है वो है परमवीर चक्र, जो कि युद्ध के समय दिया जाता है। और अवार्ड से रिलेटेड आप अगर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर हमने सेना पुरस्कार, यानी जो सेना के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं उनसे रिलेटेड एक वीडियो बनाया है और इसमें डिटेल इनके बारे में हमने वहाँ पर बताया है, सभी पुरस्कारों के बारे में। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा केंद्रीय संस्थान कृषि ऋण निगरानी और विनिमय करता है। यानी कृषि संबंधी जो भी लोन होते हैं उनकी निगरानी और विनिमय करने का जो कार्य है वो किस केंद्रीय संस्थान द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर है नाबार्ड। तो नाबार्ड एक जो बैंक भी है, इसके द्वारा ही कृषि संबंधित एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी लोन्स होते हैं उनका विनिमय किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसे ही शॉर्ट में कहा जाता है नाबार्ड। और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। उसके अलावा बात करें आरबीआई की तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसका भी हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। तो ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना है, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, यानी कृषि संबंधी जितने भी कार्य होंगे या रूरल डेवलपमेंट संबंधी जो भी कार्य होंगे वो इसी केंद्रीय संस्थान के द्वारा किए जाएंगे, नाबार्ड के द्वारा ही किए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, भारत में किस खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 4 जो माइंस हैं वो आपको दी गई हैं और इनमें आपको बताना है किस में सोने के भंडार पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कोलार। कोलार खान भारत में
जो स्थित है उसमें पाए जाते हैं सोने के भंडार। और ये जो खान है ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है कर्नाटक में। तो कर्नाटक में स्थित कोलार खान में ही सोने के भंडार पाए जाते हैं। उसके अलावा अन्य जो माइंस दी हुई हैं उनमें हम देख लेते हैं। तो जो यहाँ पर आपको सिंहभूम जो माइंस दिख रही है ये है बेसिकली आयरन अयस्क, यानी आयरन ओर से रिलेटेड ये माइंस है। और ये स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है झारखंड में। और इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यानी हम कह लें आयरन से रिलेटेड ये माइंस है सिंहभूम। उसके अलावा जादूगुड़ा जो माइंस है ये भी झारखंड में स्थित है। और ये है यूरेनियम माइंस, यानी यहाँ पर पाया जाता है यूरेनियम। तो यूरेनियम के भंडार किस खान में पाए जाते हैं? तो उसका सही आंसर होगा जादूगुड़ा खान में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। और कोलार खान में सोने के भंडार, सिंहभूम में आयरन अयस्क। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग जल जनित नहीं है? यानी कौन सा रोग जल से नहीं फैलता, जल के द्वारा नहीं फैलता? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस एक वायरस से होने वाला रोग है और ये जल जनित रोग नहीं है। उसके अलावा खसरा, हैजा और टाइफाइड ये सभी प्रदूषित जल से होने वाले रोग हैं, या इन्हें हम कह लें यही तीनों जल जनित रोग हैं। और जो हेपेटाइटिस है ये जल जनित रोग नहीं है, ये वायरस से होने वाला रोग है। तो ये हमारे ऑल ओवर 13 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इनको देखा। और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए, इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो भी न्यू वीडियो अपलोड होता है इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसी तरीके से सीरीज से जुड़े रहिए। हम इसी प्रकार से कंटिन्यू करके 10 to 12 सेट पहले इसके कंप्लीट करेंगे, फिर हम आगे देखेंगे। आगे हम CGL 2021 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जीके के, इस सीरीज के बाद हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो इससे क्या होगा कि सभी लेवल के जो क्वेश्चन हैं वो आपको यहाँ पर आप देख लेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं अलग अलग लेवल पर। क्योंकि CHSL लेवल के हमने लगभग 10 सेट किए, MTS के भी हम लगभग 10 सेट करेंगे, और फिर CGL के हम लगभग 20 सेट करने वाले हैं। क्योंकि 21 शिफ्ट में इस CGL का एग्ज़ाम हुआ है अभी ही, यानी हम ये कह लें अगस्त में ही इसका एग्ज़ाम हुआ है CGL का। तो इसके भी क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपका जो नॉलेज है एक बड़े पैमाने पर आप देखेंगे कि एक ब्रॉड नॉलेज आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।